गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग अब तक ज्ञान के विभिन्न स्रोत या जिनके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति या उसका निर्माण होना, उसके बारे में अध्ययन, मतलब किस तरह से ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन तरह से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब तक हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। अब हम शुरू करने वाले हैं कि संज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक व्यवस्था क्या है, यानी कि व्यक्ति ज्ञान को किस तरह से प्राप्त करता है। अब तक हम लोगों ने इसके स्रोतों के बारे में बात करी, इसके माध्यमों के बारे में बात करी, ज्ञान को समझने की बात करी। अब बात आती है कि हम ज्ञान को अर्जित कैसे करते हैं। उसका संज्ञान, जो जीन पियाजे का सिद्धांत जो था, वो संज्ञानात्मक व्यवस्था पर ही आधारित था। अर्थात कि व्यक्ति किसी भी चीज को किस तरह से सीखता है, उसके बारे में किस तरह से जानकारी को, वो सूचनाओं को प्राप्त करके और किसी निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचता है। निश्चित है कि ज्ञान प्राप्त करने के जो मूल साधन हैं, स्रोत हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा हम ज्ञान की प्रथम यानी कि परिचयात्मक इंट्रोडक्टिव स्टेज जो होती है वो हमारी सेंस ऑर्गन्स ही सबसे फर्स्ट स्टेज है, जिनसे कि हम एक इंट्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर पाते हैं, एक सूचनात्मक या परिचयात्मक सूचना हम प्राप्त कर पाते हैं। जैसे इस चीज को हम देखकर स्पष्ट कहेंगे, इसको हमने देखा, देखने के बाद हमने क्या कहा कि ये चौक, अर्थात यहाँ पर ये चीज पड़ी है, वस्तु पड़ी है, तो निश्चित है कि सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय अर्थात हमारी आंखें, हमारे आइज, हमारा सेंस ऑर्गन सबसे पहले इसको देखेगा और देखने के बाद हम स्पष्ट कहेंगे कि यह चौक है, व्हाइट है और जिस तरह से इसका आकार प्रकार है वह चौक। दूसरी बात, सेकंड स्टेज पे जब हम यहाँ आते हैं, उसको छूते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यह चौक नहीं है, ये कुछ अन्य वस्तु है। फिर हम उस अन्य वस्तु को समझने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं। अर्थात फर्स्ट स्टेज जो कि हमारी वो क्या थी, इंट्रोडक्टिव, जिसको किसने हमें इंट्रोडक्शन कराया, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों ने, परिचय किन्होंने कराया, ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स ने हमें इनका इंट्रोडक्शन हमको प्रस्तुत। तो यही चीज आती है कि ज्ञान को किस तरह से अर्जित किया जाता है। हम ज्ञान निर्माण के स्टेज पर पहुंचते हैं कि ज्ञान का निर्माण किस किस तरह से होता है। उसके पहले ज्ञान के संज्ञान यानी कि किसी भी चीज के जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, या वो कहा जाए कि किसी भी बात को हम सीखना चाहते हैं, ये किस तरह से हम सीखते हैं, किस तरह से बालक व्यक्ति किसी भी बात को, चीज को, तथ्य को सीखता है, तो उस पर आधारित बहुत सारे सिद्धांत। तो आज हम बिल्कुल शॉर्ट में उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि संज्ञानात्मक व्यवस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में स्थापित होती है, या व्यक्ति किस तरह से किसी भी वस्तु का संज्ञान प्राप्त करता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान या जानना, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है संज्ञान है, वह है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दृष्टि में ज्ञान या जानना, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से ये बात साबित करने की या विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से ये बात स्पष्ट करने की प्रयास किया कि व्यक्ति किसी चीज को जानता कैसे है, उसका ज्ञान वो कैसे प्राप्त करता है।
तो सबसे पहली बात आज हम करेंगे वह है पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब पावलोव के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो अनुबंध के आधार पर प्राप्त करता है। अनुबंध यानी कि उसके साथ में कोई संबंध स्थापित होता है तभी वह किसी ज्ञान को अर्जित करता है। उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया था एक कुत्ते के ऊपर कि कुत्ता घंटी भोजन, इनके सिद्धांत में जो मूल बात थी उन्होंने इन चीजों को लिया था। सबसे पहले उन्होंने एक स्थान था, एक चैम्बर था जिसके अंदर उस कुत्ते को बांधा था और वहां पर एक घंटी लगाई गई थी जिस घंटी के बजने के बाद में भोजन की प्राप्ति या भोजन उसके सामने आता था। जैसे जैसे भोजन उसके सामने आता उस कुत्ते के मुंह में लार का आना प्रारंभ होता था। निश्चित है कि कुत्ते की लार, इसकी प्रतिक्रिया की क्या थी? लार, ठीक है। अब इस लार को एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक नीचे कोई एक डिब्बा या एक बीकर लगाया जिसमें कि घंटी बजनी, घंटी के बाद में जब भोजन सामने आता था तो उसकी लार निकलती थी और वह उस डिब्बे के अंदर एकत्रित होती थी। धीरे धीरे एक कुछ समय तक यही प्रक्रिया चली, घंटी का बजना, भोजन का आना। उसके बाद में इस प्रक्रिया को यानी कि जब घंटी के बाद भोजन आता था तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती थी कि उसके मुंह में लार आना प्रारंभ होती थी। लेकिन उसके बाद में जो ये उद्दीपक है इसको अनुपस्थित कर दिया गया, इसे अनुपस्थित कर दिया गया। क्यों? कि अब उसकी प्रतिक्रिया कि इस घंटी के साथ में इसका क्या अनुबंध हुआ, ठीक है ना। तो अब जब कुत्ते घंटी बजी, घंटी बजने के बाद भोजन अनुपस्थित है, भोजन वहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके मुंह में लार का आना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुत्ते का इस लार घंटी के साथ में इस तरह से अनुबंध स्थापित हो चुका है कि वह एक भोजन के प्रति जो प्रतिक्रिया उसकी होती थी वह अब प्रतिक्रिया घंटी के साथ में उसकी प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी या वह उसके प्रति वही प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने लगा। अर्थात कि जब हम इसमें इस तरह की जानने की बात यहाँ या ज्ञान की बात जब आती है तो हमको इस दृष्टि से पावलोव ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जब एक बच्चे को हम एक नियमित व्यवस्था के साथ में नियमित रूप से अभ्यास या उस चीज को सिखाया जाता है तो प्रथम में हम बालक को ज्ञान से, बॉल से परिचित कराना चाहते हैं तो हमें उसके सामने बार बार बॉल को लाना होगा। उसके बाद में बॉल को फेंको, बॉल को दो, इस तरह से हम कहेंगे तो बच्चा वही करेगा। फिर धीरे धीरे वह हम उसको कहेंगे कि जाओ बॉल को ढूंढ कर लाओ, जबकि अभी सामने उसके वो उद्दीपन उसके सामने उपस्थित नहीं है। वो जाता है और बॉल को ढूंढ कर ले आता है, अर्थात कि उसके साथ में ये अनुबंध स्थापित हो गया कि हमने नियमित रूप से उसके साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया करी जिससे कि वह बॉल के साथ उसका अनुबंध स्थापित हुआ। वही चीज है कि ज्ञान के लिए व्यक्ति का जब किसी चीज के साथ में अनुबंध स्थापित होता है, उसके साथ एक शास्त्रीय संबंध स्थापित होता है, तभी उसके वह उस चीज को जान पाता है या ज्ञान अर्जित कर पाता है। ठीक है।
यानी कि व्यक्ति प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रदान करने लगता है। यानी कि एक जो अकृत्रिम अवस्था में हमने भोजन, घंटी अकृत्रिम अवस्था थी, कृत्रिम अवस्था थी, भोजन प्राकृतिक था, घंटी के साथ भोजन के आने पर जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी, लार का आना, वही चीज जो अप्राकृतिक है उसके साथ में भी वही प्राकृतिक प्रतिक्रिया होने लगती है। अर्थात कि अगर बालक इस चीज को करना अनुबंध स्थापित करता है तो वो भिन्न परिस्थितियों में भी उस चीज का आसानी से उपयोग कर सकता है। अगला सिद्धांत हमारे सामने आता है वो है स्किनर। स्किनर का क्रिया प्रश्न। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसके आधार पर यह प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रस्तुत ऑपरेंट कंडीशनिंग कर रही है इसको थ्योरी। तो यहाँ पर उन्होंने स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत के आधार पर अपनी के क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के साथ जब प्रतिक्रिया आती है या उसका जो परिणाम सामने आता है, क्रिया करता है उसका परिणाम सामने आता है, उसके आधार पर वह मतलब प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया के माध्यम से वह किसी भी कार्य को सीखता है। प्रयत्न करता है, क्रिया करता है, भूल होती है, फिर प्रयत्न करता है, फिर भूल होती है, फिर प्रयत्न करता है और धीरे धीरे अचानक जैसे उन्होंने चूहे पर इसका अपना अनुभव किया था कि चूहे को एक पिंजरे में बंद किया, उसमें उन्होंने एक लीवर रखा जिसके दबने पर उसकी पिंजरे में भोजन अपने आप आ जाता था। तो उसको बहुत भूख लगने के बाद वह पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करता और इस प्रयास के बीच में लीवर पर उसका आ जाना, लीवर पर जब वो आता था तो उस लीवर के खुलने से, लीवर के दबने से भोजन उसकी प्लेट में आ जाता था और वो उस भोजन को करके और तृप्त, यानी कि धीरे धीरे ये एक प्रयास था जिसमें उसने पहली बार में कई प्रयासों में ऐसा हुआ, दूसरी बार में कुछ कम, तीसरी बार में कुछ कम, चौथी बार में कुछ कम, यानी कि पांचवी, छठी या सातवीं बार में आते हुए उसको जब भूख लगती वो लीवर को दबाता और भोजन उसको प्राप्त हो जाता। यानी कि प्रयत्न और भूल के माध्यम से व्यक्ति किसी चीज को सीखता है, यानी कि किसी सूचना को समझता है, जानता है, उसके आधार पर जब वो कार्य करता है तो कार्य करने में निश्चित है कि गलतियां होंगी। एक बार, दो बार, तीन बार में धीरे धीरे उसकी गलतियों की में कमी आने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वह चीज को एकदम परफेक्टली सीख लेता है, एकदम सही ढंग से उसको अर्जित कर लेता है। इसीलिए स्किनर के अनुसार प्रयत्न और भूल, क्रिया और प्रस्तुत की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति किसी चीज को सीख पाता है। दूसरा है गुथरी और हर्डन। हर्डन के अनुसार समीक्षा अनुबंध। समीक्षा अनुबंध यानी कि इसके अंतर्गत जितनी समीक्षा आती जाएगी उतना उसमें संबंध स्थापित होता चला जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में हमारा किसी भी ज्ञान के प्रति कोई विशेष जैसे कि हम आप लोगों का बीएड में आना जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी विशेष नहीं थी, सिर्फ आप इतना ही जानते थे कि बीएड एक टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स है जिससे कि एक क्वालिफिकेशन आपके पास होती है जिससे कि आप किसी भी शिक्षण संस्था में एज ए टीचर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपने उससे रिलेटेड सूचनाएं एकत्रित करनी शुरू करी तो आपको पता चला कि पीटीटी का एग्जाम हमें
आपने हो गया, उसके बाद में आपने सिलेक्शन हुआ, किस तरह से कॉलेज भरना है, उन सूचनाओं को आपने एकत्रित किया। धीरे धीरे जितना आप समीपता आते चले गए उतना आप में अनुबंध उसमें स्थापित होता चला गया। फिर एडमिशन किया, एडमिशन के बाद में आपने स्टडी प्रारंभ करी। शुरुआत में आपको शायद कुछ भी समझ में ना आता हो, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका इसमें दिन प्रतिदिन उसमें आप और अध्ययन करते चले गए और स्टडी करते चले गए, तो आपको समझ में आने लगा कि ये क्या है और क्या चीज़ समझाई पढ़ाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉर्टन और गुथरी ने समीपता अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये मानना था कि जितना नजदीक आते चले जाओगे उससे उतने संबंध या अनुबंध स्थापित होता चला जाएगा। यानी कि आपको जितना ज्ञान प्राप्त करना है आप उतना उसके नजदीक आते, जितना नजदीक आएंगे उतना उसके प्रति ज्ञान की गहराई को प्राप्त करते चले जाएंगे। अगली बात यहाँ पर आती है हल की सीखने या ज्ञान संबंधी धारणा। हल की सीखने या ज्ञान संबंधी धारणा। यानी कि हल ने यहाँ पर एक सीखने या ज्ञान संबंधी धारणा को प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने अपना जो प्रयोग था वह एक 6 साल की बच्ची पर किया था और उन्होंने बच्ची को भूख लगने पर उन्होंने उसे ये कहा कि पुस्तकों की अलमारी है, उस अलमारी के किसी भी एक पुस्तक के नीचे कैंडी रखी हुई है। तो बच्ची प्रारंभ में उस भूख की मतलब कैंडी खाने के लिए उस सारी पुस्तकों को खंगालती है, फिर अंत में उसे वो पुस्तक प्राप्त, पुस्तक के नीचे एक पुस्तक थी जिसके नीचे उसे कैंडी प्राप्त। दोबारा उसे उसी पुस्तक के नीचे कैंडी रखी गई। दोबारा उसने ढूंढा, पहली बार में उसे 210 सेकंड्स का या ऐसा कुछ समय लगा, एक समय लगा। उसके बाद उसमें और उससे आधा समय लगा, तिबारा में और कम समय लगा, चौथी बार में और कम समय लगा, पांचवी बार में बालिका ने उसी स्थान से सीधा कैंडी को यानी कि 2 सेकंड के अंदर उसने उस कैंडी को ढूंढ लिया। तो कहने का मतलब है कि वो ये है कि अभ्यास के साथ में व्यक्ति बालक किसी भी चीज को आसानी से सीख सकता है या आसानी से जान सकता है। अगला जो सिद्धांत था वह था जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत आप लोग ये करीब सारे सिद्धांत आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक ज्ञान के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं में से बांटा और यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया कि बालक किस तरह से सीखता है। शैशवावस्था में बालक अपनी अनुभूतियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय और अनुभूतियों के माध्यम से सीखता है, जिसमें प्रथम अवस्था में जैसे कि उसको भूख लग रही है तो उसको केवल अभी रोना आता है या फिर उसे मचलना आता है। अभी उसको किलकारी मारेगा, रोएगा, अभी उसे यही चीज आती है क्योंकि प्राकृतिक है। भूख लगने पर उसे रोना आता है, वो जोर जोर से रोता है। उसके रोने पर उसकी माता का उसके पास आना, उसके आवाज लगाना, उसके पास आना, उसको दूध पिलाना। धीरे धीरे वो इस चीज को समझ जाता है कि मुझे भूख लगने पे मैं रोऊंगा तो मेरी माता आएंगी और मुझे दूध पिलाएगी। यानी कि अब वह पहले अवस्था में ये था कि जब तक माता उसको दूध पिलाना प्रारंभ नहीं कर देती थी तब तक बच्चा जोर जोर से रोता रहता है। लेकिन अब जैसे ही माता की आवाज उसे सुनाई देती है वो चुप हो जाता है कि उसे पता है कि अब मुझे दूध मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में जबकि बालक के पास में ये कहा जाए कि सारे सेंस ऑर्गन्स बहुत एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आंखें हैं नजर, तो ये माना जाता है कि बच्चे की महीने भर तक आंख किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं होती या टिकती नहीं है। वह किसी चीज पर नजर पड़ती है और उसी समय उसकी वापस वहां से नजर हट जाती है, क्योंकि अभी उसे अपनी आंखों पर नियंत्रण उसे प्राप्त नहीं हुआ है। किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है तो उसको वो नियंत्रण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी वो किसी चीज
इस समय ऑर्गन सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो उसके कान और उसके ज़ुबान है, यानी कि उसके माध्यम से वो कुछ चीज़ों को सीखता है। धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स भी परिपक्व होने लगते हैं, तो वो उनके माध्यम से जैसे देखने में वो कुत्ता और बिल्ली को समानता लगता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि ये कुत्ता और ये बिल्ली इन दोनों में कुछ तो अंतर है। फिर या तो स्वयं अनुभव के साथ में धीरे धीरे जब तार्किक बुद्धि का विकास होता है या तो तब, या फिर किसी बड़े की मदद से ये समझ पाता है कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, था वो उन दोनों को चार पैर, पूंछ, आँख, रुगान यही चीज देखकर दोनों में सिमिलरिटी उसे दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा अपनी अवस्था के साथ में, आयु के साथ में उसमें धीरे धीरे संज्ञान होने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने आप में अपनी ही बात को, अपने ही तथ्यों को सत्य समझता है। धीरे धीरे वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है, उसकी तार्किक बुद्धि का विकास होता है, तो वो अन्य चीजों को सीखने लगता है, दूसरों से संबंध स्थापित करने लगता है और उनके माध्यम से वस्तुओं को सीखने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीन पियाजे का भी कहने का तो तात्पर्य था वह यही था कि जब तक व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं होंगी तब तक बालक को किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं होगा, और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी विकास का क्रम, उसकी आयु के साथ उसकी बौद्धिक मानसिक क्षमताओं का विकास होता चला जाता है और उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है, या वो किसी चीज को ज्ञान जानने और समझने की हर प्रक्रिया उसकी क्रमबद्ध होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि इनको डिटेल में यहाँ सिर्फ इनमें किस तरह से उन्होंने ज्ञान के निर्माण की बात कही है, सिर्फ हमें उस चीज को समझना है कि उन्होंने किस ज्ञान बालक का किस तरह से वो अर्जित व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है। इसके बाद इन सिद्धांतों के साथ में अब हम आगे जो समझेंगे वो समझेंगे कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती कैसे है, क्योंकि हमने इन सिद्धांतों के आधार पर ये तो समझा कि ज्ञान का निर्माण, ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कैसे करता है। तो यहाँ अब ये समझना अनिवार्य है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, अगर इस प्रक्रिया को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि ज्ञान का के निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से क्रियाशील या कारगर होती है, तो यहाँ पर एक परिभाषा होगी, वो है प्रोफेसर एस.के. रुबिन। एस.के. रुबिन के अनुसार ज्ञान के निर्माण का आशय ज्ञान के निर्माण का ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है। उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को
सर्वांगीण विकास है तो सर्वांगीण विकास है तो ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। सरलता से होती है तथा छात्र स्वयं बिखरी हुई तथा छात्र स्वयं बिखरी हुई सूचनाओं एवं अधिगम गतिविधियों को व्यवस्थित करके ज्ञान प्राप्त करता है। और स्वयं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करता है। एसके दुबे के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से कारगर क्रिया करती है या ज्ञान का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है। उसमें ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से किससे है? सूचनाओं के संगठनात्मक और उपयोगी स्वरूप से, यानी कि सूचनाओं का संगठन, यानी कि संगठित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से जो सूचनाएं होती हैं उनका उसी को एक संगठनात्मक स्वरूप कहते हैं। यानी कि उसका अर्थ, उसकी विशेषता, उसके जो प्रमाण है वो सब कुछ जितना भी है वो जितनी भी सूचनाएं हैं उनको एक व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से जो संगठित किया जाता है वह उन सूचनाओं का संगठनात्मक स्वरूप कहलाता है। यानी कि सूचनाओं का एक तो संगठित होना बहुत अनिवार्य है और दूसरी चीज उपयोगी। अगर वो उपयोगी नहीं है तो फिर वह ज्ञान के स्तर तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये केवल सूचना जैसे मैंने कोई सूचना दी वो मेरी है, अगर आप उसका आगे आप लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं है तो आप उसको ना तो सुनेंगे, ना समझेंगे, ना उसका किसी तरह से कोई उपयोग में प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे या रिएक्शन उस पर देंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर वह ज्ञान के स्तर तक नहीं जाती है। इसीलिए सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से इसका संबंध है, यानी कि इनका संगठनात्मक और उपयोगी होना बहुत, संगठित होना और उपयोगी होना बहुत अनिवार्य है, जिसके माध्यम से, मतलब इनके उपयोगी और संगठनात्मक स्वरूप के माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री, सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। यानी कि
बालक के जब सर्वांगीण विकास की बात आती है तब यही सर्वांगीण विकास में सूचनाओं के संगठनात्मक और उपयोगी स्वरूप के जो उपलब्ध होता है यह उपयोगी है। संगठनात्मक रूप से जब बालक को उपयोगी नजर आता है तो उसे बातचीत अगर उसके पास उपलब्ध होती है उसको आसानी से सरलता से जिसको वो समझ देख परख सकने के लिए उसके पास समक्ष सामग्री उपलब्ध होती है तथा छात्र स्वयं बिखरी हुई यानी कि छात्र स्वयं, क्योंकि हो सकता है कि बिखरी हुई हो, संगठनात्मक है लेकिन हर चीज अलग अलग रूप से व्यवस्थित की गई है यानी कि उसके अकॉर्डिंग वह बिखरी हुई है। क्योंकि उसमें हमने कहा कि बालक ने कोई मशीन बनाने की बात है तो वो मशीनों को बनाने के लिए एक मशीन क्या है उससे संबंधित, फिर उससे उसके पार्ट्स कौन से हैं, फिर किस तरह से वो पार्ट काम करते हैं, तो इस तरह से वो एक अलग अलग हर चीज की अपनी एक अलग अलग व्यवस्था है। वह बिखरी हुई सूचनाओं को अधिगम गतिविधियों में व्यवस्थित करके प्राप्त करता है यानी कि आपकी अधिगम गतिविधियों में सीखने के लिए जो क्रियाएं करता है उनमें उन्हें व्यवस्थित रूप से प्राप्त करता है और स्वयं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करता है। शॉर्ट में समझा जाए तो सूचनाओं का संगठित एवं उपयोगी अवस्था में होने पर जब वह बालक के अधिगम के लिए जिसका बालक स्वयं उपयोग करता है और अपने सर्वांगीण विकास में उसका उपयोग या उसके सर्वांगीण विकास में सहायक बन पाता है, वही ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी कि उस प्रक्रिया में पहले वो सूचनाएं होती हैं, उपयोगी होती है, तब बालक उनका उपयोग करता है, उपयोग के आधार पर वह उनको अपने अधिगम में उपयोग में लेकर आता है। अर्थात आज की हमारी जो भी ज्ञान निर्माण की हमने ज्ञान की जो संज्ञान है उसके क्या है, संज्ञानात्मक ज्ञान, उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, उसके विचार ज्ञान निर्माण के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से जानना क्या था और हमने उसकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया। तो आज का हमारा होमवर्क होगा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में ज्ञान क्या है तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।